नमस्ते दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आरपीएससी के इस पेपर में 2013 के फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 45 तक अपन ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 46 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि टू पोलराइजिंग शीट हैविंग देयर पोलराइजिंग डायरेक्शन पैरेलल एंड एट ए रिजल्ट द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम। दो आपकी जो प्लेट हैं दोनों पैरेलल हैं और जो ट्रांसमिट इंटेंसिटी हो रही है कितनी हो रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही है। ठीक है, वन ऑफ द सीट इज रोटेटेड इन सच ए वे दैट द इंटेंसिटी ड्रॉप टू हाफ। और दूसरी वाली सीट को या किसी भी एक सीट को उन्होंने ऐसे रोटेट किया है कि इंटेंसिटी आधी हो गई है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट एंगल ऑफ रोटेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो करेक्टली क्या होगा। देखो सिंपल यहाँ पर अपन जो है मेलस लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेलस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई मतलब जो इंटेंसिटी मिल रही है I0 कोस स्क्वायर थीटा। I0 मतलब आपका जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है आपकी। ठीक है, आपकी कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको इंटेंसिटी जो है वो फाइनली कितनी मिल रही है, जो प्रीवियस इंटेंसिटी है उसकी आधी मिल रही है। तो आई की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करोगे, I0/2 पुट कर दोगे। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है। आपका कोस थीटा में एंगल आएगा, वो कितना होगा, इक्वल टू 1/√2 होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इनके आंसर आपका 3 जो होगा वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट 10 fringes are observed on a screen when light of wavelength 600 नैनोमीटर। इतनी वेवलेंथ होने पर मेरे को 10 लाइन्स स्क्रीन पे दिख रही है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड टू 400 नैनोमीटर, अगर वेवलेंथ को मैं 400 नैनोमीटर करता हूं अगर, तो मुझे उसी सेम स्क्रीन पर कितनी फ्रिंजेस दिखाई देगी। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होगा इंटरफेरेंस का। वो क्या होता है कि नंबर ऑफ फ्रिंज मल्टीप्लाई टू लैम्बडा, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा। अगर कांस्टेंट हो उसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ n1 लैम्बडा 1 किसके बराबर होगा, n2 लैम्बडा 2 के बराबर होगा। n1 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और लैम्बडा 1 की वैल्यू आपको 600 नैनोमीटर दी हुई है। n2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि सेकेंड टाइम पर फ्रिंज कितनी होगी और लैम्बडा 2 की वैल्यू आपको 400 नैनोमीटर दी हुई है। कुछ नहीं करना है, पुट कीजिए, n2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मेरे को वैल्यू मिली 15, जो कि आंसर नंबर आपका 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 100 इलेक्ट्रोवोल्ट विल बी। इतने इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। डी ब्रोगली का सिंपल आपका फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपकी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 12.27/√v एंगस्ट्रॉन होता है। v आपको 100 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, ये पुट कर दीजिए और यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा, एक पॉइंट और सरक जाएगा, 1.2 एंगस्ट्रॉन, यानी कि आपका आंसर नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ब्लू लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन ए मेटल, किसी मेटल पे ब्लू लाइट गिर रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, और फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। बट व्हेन सेम मेटल इज इल्यूमिनेटेड विथ ऑरेंज लाइट, अगर उसी मेटल के ऊपर ऑरेंज लाइट को गिराया जा रहा है अगर, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑब्टेन्ड, और कोई फोटो इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड नहीं हो रहे हैं। इफ रेड लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन द मेटल, अगर लाल लाइट को गिराया जाए अगर, तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, या इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एनर्जी विल बी इमिट होंगे, या मोर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो देखो इधर आपको पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की इमिट की जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा या फिर उस मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर कोई वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आ रही है अगर, ठीक है, तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ना। तो यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिट इफ ए फोटोन ऑफ ग्रेटर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि सो ब्लू लाइट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन बट ऑरेंज लाइट नॉट। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर अपन को पता है कि अगर उसकी जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा का फोटोन आएगा तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। आपको पता है कि बैंगनी ब्लू लाइट जो है आपकी,
ब्लू लाइट मान लिया ये वाला लाइट, ब्लू लाइट के कारण आपका इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, लेकिन ऑरेंज लाइट की से हमारा इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है। तो आपको देखो कि ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑरेंज लाइट की फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ इमिट हो रहा है पर यहाँ इमिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑरेंज लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी तो क्या होगी, ऑरेंज से भी कम होगी। तो क्या होगा, रेड लाइट गिरने पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका मैंने जो है वो रेनबो वाला जो बना रखा है। ठीक है, फिर देन द रेड लाइट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द ऑरेंज लाइट, देन नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम सेम मेटल, और सेम मेटल से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, देखो ये आपका जो है फॉर्मूला रहा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। वो क्या होता है, सिंपल 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है। इस आर को आप जो है क्या लिखते हो, आर इक्वल टू R0 e⁻⁴ लिखते हो। ए यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है, R0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करोगे तो बाकी जो r⁻³ है वहाँ पर ये होगा तो क्या होगा, r⁻³ हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। v प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आपके a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ पर R0 मिसिंग है लेकिन वो कांस्टेंट में ले लिया मैंने। ठीक है, ये R0 की क्यूब भी होगा, है ना। तो v किसके प्रोपोर्शनल हुआ, a के प्रोपोर्शनल हुआ। तो आंसर नंबर 3 आपका क्या होगा, आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। वो कहता है कि व्हेन 90 थोरियम 228 get converted into 83 bismuth 212, then the number of emitted alpha and beta particle are, यानी कि अगर इस प्रकार का कन्वर्टेशन होता है अगर, तो उसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल कितने होंगे। देखो इधर ये आपका थोरियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने इसको बीटा 83 212 में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब वहां से कितने अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलेंगे, इसका कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले तो अपन इनके जेड का डिफरेंस लेंगे, है ना। जेड का डिफरेंस क्या होगा आपका, 90 - 83 बराबर क्या होगा, 7 होगा आपका, मतलब नीचे वाला डिफरेंस। तो यानी कि 7 प्रोटॉन जो है यहाँ पर आपको मिलने चाहिए। दूसरा अपन ए का डिफरेंस निकालेंगे, 228 - 12 कितना होता है, 16 होता है। तो आप यहाँ से गेट करोगे कि आपका एटॉमिक नंबर जो ऊपर वाला है वो बैलेंस होना चाहिए, आपका इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके एटॉमिक नंबर के बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 7 प्रोटॉन निकलेंगे। मैं एक बार मान लेते हैं अपन कि 3 अल्फा पार्टिकल निकालते हैं अपन। अगर 3 अल्फा पार्टिकल आप निकालोगे अगर, तो क्या होगा, 3 अल्फा पार्टिकल निकालने पर क्या होगा, 3 जो है गुणा 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन आपसे कम हो जाएंगे, 1 प्रोटॉन आपका बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जब आपको बताया कि अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक जो वेट होता है वो कितना होता है, 4 होता है मतलब। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आपने कितने अल्फा पार्टिकल निकाले, आपने 3 निकाले, 4 × 3 मतलब 12 एटॉमिक मास जो वो कम हो जाएगा, 4 एटॉमिक मास बच जाएगा। तो प्रोटॉन कितना बचा, 1 प्रोटॉन बचेगा और आपका जो है वो 4 एटॉमिक मास बच जाएगा। लेकिन ये बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने क्या करना पड़ेगा हमको, 4 अल्फा पार्टिकल निकालेंगे अपन, पर हमारे पास प्रोटॉन कितना है, 7 ही है हमारे पास में। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल 4 निकालेंगे तो क्या होगा, कितने प्रोटॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हो गए। तो यहाँ पर एक माइनस बीटा निकाल देंगे, जिससे क्या होगा, वो दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। मतलब यहाँ 8 है, यहाँ -1 है, तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। 7 और 83 कितना होगा, 90 हो जाएगा आपका। तो वहाँ पे 4 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और 4 × 4 क्या होगा आपका, 16 होगा। 16 आपका एटॉमिक नंबर बैलेंस हो जाएगा। और आपका जो आपका बीटा पार्टिकल होगा उसका मास क्या होगा, 0 हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ पे क्या निकलेंगे, 4 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल निकलेगा। तो आंसर नंबर 1 आपका क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। सॉरी, हाँ 52 क्या कहता है कि द शेप ऑफ द आउटपुट सिग्नल इन द फॉलोइंग वुड बी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपका जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए ढंग से। इस डायग्राम को आप क्या नोटिस करोगे कि ये एक नेगेटिव जो है रिवर्स बाइस कह सकते हो, या फिर नेगेटिव टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिवर्स बाइस कह सकते हो आप। रिवर्स बाइस जो होता है वो हमेशा क्या करता है, वो ऊपर वाले को अलाउड नहीं करेगा। फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, ऊपर वाले को अलाउ करता है। रिवर्स बाइस में क्या होता है, वो नीचे वालों को अलाउ करेगा। ठीक है, अगर वो नीचे वालों को अलाउ करता है अगर, तो आउटपुट में क्या होगा, केवल नीचे वाले पोर्शन ही मिलेंगे आपको। तो आंसर नंबर 3 आपका क्या होगा, आपका सही होगा, यानी कि ओनली नेगेटिव वेव्स आर अलाउ होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 53 कहता है हमको कि ये कोई आपको एक सर्किट डायग्राम दिया, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट टू, ये जो गेट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। देखो इधर ये गेट जो है मैंने हूबहू यहाँ बना लिया है। इस गेट को आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बनाई, मैंने यहाँ पे ए और बी के लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। मान लिया ए 0 0 और 1 1 है, बी आपका 0 1 और 0 1 है आपका, और y मतलब आपको यहाँ पर इसमें से a और b जब पुट होंगे तो यहाँ क्या मिलेगा। देखो ये आपका और गेट की तरह है, तो 0 0 और गेट में क्या मिलता है 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है मतलब ठीक नॉट और गेट है आपका, तो ये 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर फिर ये नॉट गेट लगा हुआ है तो 1 को क्या कर देगा 0 कर देगा, तो ये x मतलब होगा आपका फाइनल आउटपुट। इस प्रकार आप 1 बाय 1 पुट कीजिए आप, x आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं अपन, ऑप्शन में कह रहा है कि वो और गेट होगा या एंड गेट होगा या एक्सोर गेट होगा। तो हम सबकी टेबल बना लेते हैं। नोट गेट की टेबल इस प्रकार होती है 1 0 1 0, और गेट की टेबल होती है 0 1 1 1, एंड गेट की टेबल होती है 0 0 1, और एक्सोर गेट की टेबल होती है 0 1 1 0 होती है। तो इसमें से कौन सा मैच खा रहा है आपका, ये और गेट वाला जो है हमारे एक्स से मैच खा रहा है। तो असल में ये पूरा जो सर्किट डायग्राम है किसकी तरह बिहेव करेगा, और गेट की तरह बिहेव करेगा। तो आपका आंसर नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 की बात करते हैं। वो कहता है कि ए कैरियर वेव ऑफ पीक वोल्टेज 90 है, कितना है आपका नो इलेक्ट्रोवोल्ट है ना, सॉरी नो वोल्ट, इज यूज टू ट्रांसमिट ए गिवन सिग्नल इन एएम, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। द पीक वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज ऑर्डर ऑफ हैव मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2/3, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया हुआ 2/3 दिया हुआ है। तो पीक वोल्टेज क्या होगा आपका, असल में देखा जाए अगर तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे कुछ नहीं करना, एक सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, कि पीक वोल्टेज ऑफ कैरियर वेव है वो कितना है आपका AC मतलब 9 वोल्ट है आपका। मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको m बराबर 2/3 दिया हुआ क्वेश्चन में। अब पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपसे पूछा गया है, जिसे अपन ने AM लिखा है। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू AM/AC होता है। AM मतलब पीक मॉड्यूलेशन सिग्नल वो क्या होगा m गुणा AC होगा, और m की जो वैल्यू कितनी है आपकी 2/3 है, और गुणा AC की वैल्यू कितनी है 9 है। ये जैसे सॉल्व कर दीजिए आपका 6 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर नंबर 1 जो आपका वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं पर ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे पूरे पेपर में। वो क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज इविडेंट बाय, यानी कि हमने ये बहुत बार पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ट्रांसफर नेचर की होती है। लेकिन ये किस परिघटना से प्रूफ होता है, याद रखना ये पोलराइजेशन से प्रूफ होता है, ठीक है। इसकी वजह क्या है आपको बता दूं आपको मैं कि ट्रांसफर नेचर का मतलब होता है कि जिसके दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर होने के बावजूद उनका प्रोपेगेशन क्या हो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब अगर E अगर इस x डायरेक्शन में है अगर, तो B y डायरेक्शन में होना चाहिए, और दोनों का प्रोपेगेशन किस में होना चाहिए Z डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनना, ट्रांसफर नेचर का मतलब क्या होता है कि उसका एक कंपोनेंट E में होगा, एक कंपोनेंट आपका X में, तो एक कंपोनेंट Y में होगा, तो उन दोनों कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से प्रोपेगेशन Z डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार के मोशन को ट्रांसफर नेचर कहते हैं, और ये केवल पोलराइजेशन से प्रूफ होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कोई पोलराइजेशन फिल्टर लगाते हो तो क्या होगा कि उसमें E का कंपोनेंट अगर अलाउ हो रहा है तो B का कंपोनेंट क्या होता है अलाउ नहीं होता है। उससे पता लगता है कि ट्रांसफर नेचर ब्रेक हो गया है आपका, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा पोलराइजेशन आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि द pseudo force acting on a particle of mass m in non inertial frame moving with acceleration a0 is, कोई भी नॉन एक्सेलरेटिंग जो मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर pseudo फोर्स क्या लगेगा। देखो सिंपल सी बात है, pseudo फोर्स क्या होता है असल में एक इमेजिनरी फोर्स होता है ना, दैट एक्ट अपोजिट है ना इन डायरेक्शन ऑफ ए रियल फोर्स। वो हमेशा रियल फोर्स के अपोजिट में वर्क करता है। जैसे मान लिया ये कोई एक सेंटर पॉइंटर, यहाँ कोई पार्टिकल घूम रहा है अगर कोई, तो उस पर रियल फोर्स तो क्या होगा इनसाइड की ओर लगता है, लेकिन मान के चलते हैं कि उस पार्टिकल की स्टेबिलिटी के लिए उसमें कोई अपोजिट उतना ही फोर्स क्या लग रहा है बाहर लग रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं प्यूसिडो फोर्स कहते हैं या इमेजिनरी फोर्स कहते हैं। तो जब पार्टिकल जब घूमता है तो अंदर की तरफ बल कितना लगता है, मान लिया ma बल लगता है
फोर्स इक्वल टू क्या होगा, रियल फोर्स क्या होगा, ma होगा। तो उसका प्यूसिडो फोर्स यानी कि इमेजिनरी फोर्स क्या होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस केवल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शो करता है, पर इन सेम मैग्नीट्यूड m और a, जो कि उसकी स्टेबिलिटी के लिए एज्यूम किया जाता है। तो आपका आंसर नंबर 2 आपका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन 57 कहता है कि कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। द फ्रेम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एक्स वाई जेड विथ ए वेलोसिटी v इन डायरेक्शन x। कोई भी दो फ्रेम, इसमें एक फ्रेम तो आपका स्टेबल है, दूसरा फ्रेम जो है आपका डैश वाला फ्रेम मूव कर रहा है x डायरेक्शन में with velocity v। The correct relation under Galilean transformation। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में करेक्ट रिलेशन क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल था और एकदम रिमेंबर रखने वाला था। आपको पता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टाइम होता है वो सेम होता है ना। तो टी डैश टी डैश टी डैश टी डैश तीनों में से क्या होगा आपका सही होगा। दूसरा क्या होगा कि वो केवल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो चेंज भी किस में होगा, केवल एक्स डायरेक्शन में होगा। तो ये भी गलत हो जाए, केवल 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। और आपको बता दूं, आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेम इस प्रकार लिखा जाता है, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश बराबर वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, टी डैश बराबर टी। तो आपका आंसर नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन 50 कहता है कि ए पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ विच विल डिस्प्लेस टुवर्ड, वो किधर डिस्प्लेस होगा। देखो इधर जो पार्टिकल है ना वो आपका नीचे गिर रहा है, लेकिन ए पार्टिकल नॉट डिस्क्राइब्ड इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं शो करने की वजह से क्या हुआ कि उसके डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल है, और हो सकता है इसमें से कोई दो आंसर मैच खा रहे हैं हमें। तो क्या होगा, आरपीएस ने इसको डिलीट कर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं अपन कि हाफ लाइफ ऑफ पाई मेजोन एट रेस्ट इज 1.8 टू पावर -8 सेकेंड, है ना। रेस्ट में इसका इतना हाफ लाइफ टाइम है आपका, और इट्स हाफ लाइफ व्हेन इट ट्रेवल विद स्पीड c/2 क्या होगा, जब वो अगर इस स्पीड से मूव करता है तो हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन था आपके टाइम डायलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, है ना। वो क्या था कि हाफ लाइफ ऑफ रेस्ट पाई पार्टिकल कितना है, इतना दिया हुआ है। अगर पार्टिकल की स्पीड c/2 हो जाए तो कितना होगा। तो जो फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन जो होता है वो क्या होता है, t = t0 √1 - v²/c²। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दी गई है, t0 ये दिया गया आपको, और v की वैल्यू c/2 दी गई है, वो पुट कर दीजिए। सारी वैल्यू पुट करने के बाद में आपको जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा 2.08 × 10⁻⁸ सेकेंड, जो कि आपका आंसर नंबर 2 जो क्या होगा आपका सही होगा। और अब एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हम देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी इज गिवन एज, वो क्या होगा। देखो रोटेशन मोशन हो रहा है किसी का भी, ठीक है। रोटेशन मोशन में आपको पता है हमेशा टॉर्क काम करता है ना, कि मोशन इन रोटेशन मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम, यानी कि टाउ = r×f। ये आप सिंपल फॉर्मूला लिखते हो आप लोग, टाउ = r×Δp/Δt हो जाएगा। f को क्या किया, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम कर लिया आपने। और टाउ = क्या होता है, ΔL/Δt होता है आपका। तो आपके ऑप्शन में जब आप मैच करोगे तो टाउ = ΔP/Δt, ये ठीक ऑप्शन है आपका, यही इसका आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा कि यहाँ पे r×Δp/Δt होना चाहिए था, ये p×Δr/Δt गलत कर दिया, और r×Δp/Δt ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका रियल आंसर क्या होगा आपका आंसर नंबर 1 होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।